चलिए आज इतिहास के उन पन्नों को पलटते हैं जो आप समझिए लगभग हो ही गए थे। ये कहानी है एक खोज की, गहरे रहस्यों की, और हाँ, आज हमारे लिए एक बहुत बहुत ज़रूरी चेतावनी की। ये कहानी है सिंधु घाटी सभ्यता की। तो देखिए, इसकी शुरुआत होती है एक भगोड़े से। साल था 1826 और जेम्स लुइस नाम का एक अंग्रेज सिपाही अपनी फौज से भाग निकला था। पहचान छिपाने के लिए उसने अपना नाम रखा चार्ल्स मैसन और बस बंजारों की तरह भटकने लगा। तभी एक दिन पंजाब में उसे कुछ अजीब ऊंचे ऊंचे टीले दिखे जो पुरानी ईंटों से बने थे। वहां के लोग तो उसे भूतों का डेरा कहते थे। मैसन को लगा, अरे वाह, ये तो सिकंदर महान के जमाने के खंडर हैं। पर उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो असल में इतिहास में 2000 साल और पीछे झांक रहा था। तो सवाल ये उठता है कि ये खोई हुई दुनिया आखिर सामने आई कैसे, और इसकी कहानी सच कहूं तो उतनी ही हैरान करने वाली है। इसमें लालच भी है और एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक भूल भी। चलिए देखते हैं कि कैसे ये सभ्यता पहले लगभग तबाह हुई और फिर जाकर दोबारा खोजी गई। मेसन ने जो देखा उसकी बात को किसी ने सीरियसली लिया ही नहीं। फिर लगभग 30 साल बाद 1856 में एक बहुत बड़ी गड़बड़ हुई। कराची से लाहौर तक रेल की पटरियां बिछाई जा रही थीं और अंग्रेज इंजीनियरों को दिखी हड़प्पा की हजारों साल पुरानी पक्की ईंटें। उन्होंने सोचा, क्या बढ़िया मजबूत ईंटें हैं, और बस उन्हें उखाड़कर पटरियों के नीचे डाल दिया। सोचिए, आखिरकार 1920 में जाकर सर जॉन मार्शल की टीम ने जब ठीक से खुदाई शुरू की, तब जाकर इस महान सभ्यता का असली सच दुनिया के सामने आ पाया। और नुकसान कितना बड़ा था, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए। करीब करीब 160 किलोमीटर लंबी रेल की पटरी हड़प्पा की उन्हीं कीमती पुरानी ईंटों के चूरे पर खड़ी है। दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमेशा के लिए ट्रेन के पहियों के नीचे दफन हो गया। चलिए अब बात करते हैं सिंधु घाटी के शहरों की, और ये वो हिस्सा है जो सच में दिमाग घुमा देता है। उनकी बनावट, उनका समाज, सब कुछ कमाल का था। तो जब जॉन मार्शल की टीम ने मोहनजोदड़ो में खुदाई शुरू की ना, तो जमीन के नीचे से जो निकला वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। ऐसा लगा जैसे कोई आज का मॉडर्न शहर हो। सड़कें एकदम सीधी, ग्रिड पैटर्न में, घर पक्की ईंटों के बने हुए, और हर घर में अपना कुआं और बाथरूम था। लेकिन सबसे कमाल की चीज थी वहां की ढकी हुई नालियों की व्यवस्था, मतलब अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम। सोचिए, उस जमाने में जब लंदन और पेरिस जैसे शहरों में गंदगी और खुली नालियां होती थीं, यहां भारत में लोगों ने 5000 साल पहले ही एक शानदार सीवेज सिस्टम बना लिया था। और एक बात जो इस सभ्यता को सबसे अलग बनाती है वो ये है कि यहाँ मिस्र की तरह पिरामिड्स या मेसोपोटामिया की तरह राजाओं के विशाल महल नहीं मिले। नहीं, कुछ नहीं। सबसे बड़ी जो बिल्डिंग मिली वो थी द ग्रेट बाथ, एक तरह का पब्लिक स्विमिंग पूल। इससे क्या पता चलता है? यही कि ये समाज किसी राजा या भगवान से ज्यादा आम लोगों की सुविधाओं और साफ सफाई पर ध्यान देता था। और तो और, खुदाई में बड़ी बड़ी तलवारें या कवच नहीं मिले। क्या मिला? मिट्टी की छोटी छोटी बैलगाड़ियां और सीटियों जैसे खिलौने। ये एक ऐसा समाज था जिसने 700 साल से भी ज्यादा बिना किसी बड़े युद्ध के शांति से गुजारे। कमाल है ना? मोहनजोदड़ो में एक छोटी सी, सिर्फ 10.5 सेंटीमीटर की कांसे की मूर्ति मिली, और शायद यही छोटी सी मूर्ति इस पूरी सभ्यता की सबसे बड़ी कहानी कहती है। एक हाथ में ऊपर से नीचे तक चूड़ियां पहनी हुई, दूसरा हाथ कमर पर रखा है, और चेहरे पर एक गजब का आत्मविश्वास, एक निडर भाव। जैसा एक एक्सपर्ट ने कहा था, उसके खड़े होने के अंदाज में एक अजीब सी शान है, जैसे वो पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाना जानती हो। ये मूर्ति दिखाती है कि उस समाज में कला और कलाकारों, खासकर महिलाओं का कितना सम्मान था, कितना आत्मविश्वास था उनमें। खैर, इतनी सारी अच्छी बातों के बाद अब आते हैं इस सभ्यता की सबसे बड़ी पहेलियों पर। वो सवाल जो आज भी इतिहासकारों के दिमाग में घूमते रहते हैं। और सबसे बड़ा रहस्य वो है इनकी लिखावट। हजारों पत्र की मोहरों पर कुछ लिखा है, पर क्या लिखा है ये आज तक कोई नहीं जान पाया। इन मोहरों पर न 400 से ज्यादा अलग अलग सिंबल या निशान बने हैं। मछली है, कोई बर्तन है, इंसानों जैसी आकृतियां हैं। कुछ एक्सपर्ट्स को लगता है कि ये द्रविड़ भाषाओं की जड़ हो सकती हैं जो आज दक्षिण भारत में बोली जाती हैं। कुछ इसे संस्कृत से जोड़ते हैं, और कुछ का तो ये भी कहना है कि ये कोई भाषा थी ही नहीं। हो सकता है ये बस कंपनियों के लोगो या ट्रैफिक साइन की तरह कुछ निशान हो। मतलब कुछ भी पक्का नहीं है। अब एक और मजेदार बात, इन मोहरों पर सबसे ज्यादा बार जो जानवर दिखता है वो शेर, बाघ या हाथी नहीं है, वो है
एक सींग वाला एक अजीब सा जानवर। तो सवाल यह है कि क्या सच में 5000 साल पहले भारत में यूनिकॉर्न घूमते थे? नहीं, विज्ञान कहता है ऐसा तो बिल्कुल नहीं था। तो फिर वो था क्या? देखिए, कई थ्योरीज हैं। एक तो ये कि शायद वो एक बैल था जिसे साइड से बनाया गया हो तो दूसरा सींग उसके पीछे छिप गया, या हो सकता है कि वो उनका कोई पवित्र धार्मिक चिन्ह हो, या फिर ये भी हो सकता है कि वो उस समय के किसी बड़े कबीले या किसी बड़े व्यापारी ग्रुप का सिंबल रहा हो, एक तरह का पहचान पत्र। चलिए, अब सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। आखिर इतनी महान, इतनी एडवांस सभ्यता अचानक गायब कैसे हो गई? इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, इनके खत्म होने को लेकर ना लंबे समय तक दो बड़ी थ्योरीज चलती रहीं। पहली पुरानी थ्योरी थी आर्यन आक्रमण की, जिसे 1944 में मॉर्टिमर व्हीलर ने दिया था। इसके मुताबिक बाहर से आए लड़ाकू कबीलों ने इन शहरों को तबाह कर दिया। और दूसरी नई थ्योरी है क्लाइमेट चेंज की, जिसे आज विज्ञान भी मानता है। ये थ्योरी कहती है कि तबाही बाहर से नहीं बल्कि अंदर से ही आई थी। और आज की तारीख में नई साइंस में इस आक्रमण वाली थ्योरी को लगभग खारिज कर दिया है। कैसे? पहली बात, मोहनजोदड़ो में जो कंकाल मिले वो सब अलग अलग समय के थे, किसी एक बड़े नरसंहार के नहीं, और उनकी हड्डियों पर लड़ाई झगड़े या हथियार के कोई निशान भी नहीं थे। लेकिन सबसे बड़ा सबूत मिला 2019 में राखीगढ़ी से। वहां एक 4500 साल पुराने कंकाल का डीएनए टेस्ट हुआ और उसमें मध्य एशिया के आर्यन जीन का कोई नामो निशान नहीं मिला, बल्कि वो डीएनए आज के उत्तर और दक्षिण भारतीयों के डीएनए से सीधे सीधे मेल खाता है। तो फिर अगर जंग नहीं हुई तो आखिर हुआ क्या? सच ये है कि उस महान सभ्यता का कातिल कोई इंसान नहीं था। असली अपराधी था बदला हुआ मौसम, यानी क्लाइमेट चेंज। हुआ ये कि लगभग 4000 साल पहले हिमालय में कुछ बड़े भूकंप आए। इन भूकंपों की वजह से यमुना और सतलुज जैसी बड़ी नदियों ने अपना रास्ता बदल लिया, और इसका सीधा असर पड़ा विशाल सरस्वती नदी पर, जिसके किनारे हड़प्पा की हजारों बस्तियां बसी थीं। सरस्वती नदी धीरे धीरे सूखने लगी। ये कोई एक दिन की तबाही नहीं थी, ये एक धीमी और दर्दनाक मौत थी। कुएं सूखने लगे, फसलें बर्बाद होने लगीं, और आखिरकार लोगों को अपने शानदार शहर छोड़कर पानी की तलाश में पूर्व और दक्षिण की ओर जाना पड़ा। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती है। ये सबसे जरूरी हिस्सा है। चलिए देखते हैं कि कैसे सिंधु घाटी के लोग और उनकी संस्कृति कभी सच में खत्म हुए ही नहीं। ये बात गांठ बांधने वाली है। शहर मरे थे, लोग नहीं। सिंधु घाटी की शहरी सभ्यता खत्म हो गई, पर वहां के लोग जिंदा रहे। वो कहीं हवा में गायब नहीं हुए, वो बस एक जगह से दूसरी जगह चले गए और नए माहौल में ढल गए। और वो लोग कौन बने? हम बने। आज जब हम हाथ जोड़कर नमस्ते करते हैं, या जब औरतें अपनी मांग में सिंदूर भरती हैं, जब हम पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं, ये सब हमने किसी किताब से नहीं सीखा। ये परंपराएं, ये संस्कार हमारे खून में हैं, हमारे डीएनए में हैं, और ये पिछले 5000 सालों से लगातार चले आ रहे हैं। उनकी समझदारी का एक और सबूत देखिए। आज हमारे मॉडर्न शहर जरा सी बारिश में पानी पानी हो जाते हैं, नाले जाम हो जाते हैं, और हड़प्पा के लोगों ने 5000 साल पहले एक ऐसा ड्रेनेज सिस्टम बनाया था जो कभी फेल नहीं होता था। वो लोग पानी की एक एक बूंद की कीमत समझते थे। तो हड़प्पा के वो खंडहर आज भी हमसे कुछ कह रहे हैं। वो चीख चीख कर कह रहे हैं कि उनकी महान सभ्यता को किसी दुश्मन की तलवार ने नहीं, बल्कि बिगड़ते हुए पर्यावरण ने खत्म किया था। और आज हम भी तो ठीक उसी मोड़ पर खड़े हैं। इतिहास हमें एक चेतावनी दे रहा है। सवाल बस एक ही है, क्या हम सुन रहे हैं?